हाँ जी, 11th क्लास में, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था बताओ? एसेट और लायबिलिटीज किए थे। अब हम क्या करेंगे? इनकम और एक्सपेंसेस। और जब हम ये चारों मतलब लर्न कर लेंगे, तब हम लोग अपने किसी चैप्टर की क्या करेंगे? शुरुआत करेंगे। क्योंकि जब तक ये चारों चीजों के मतलब आपको पता नहीं होते ना, तो कोई भी चैप्टर प्रॉपर तरीके से नहीं आता। क्योंकि इन चारों चीजों में जो चीजें होती है, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, क्रेडिटर, डेटर, ये सारे वर्ड बार बार यूज होते हैं। और बार बार यूज होते हैं तो फिर फायदा नहीं होता अगर हम लोग अच्छे से समझ के ना चले तो देखिए बच्चों, प्लीज ध्यान से सुनिए। पहले हम मतलब सीख रहे हैं एक्सपेंसेस का। किसका मतलब सीख रहे हैं? यानी कि खर्चे। यानी कि खर्चे जो क्या होते हैं बताओ? बार बार पे होते हैं। मुझे बताओ, बिजनेस में बार बार पे करने वाला खर्चा, पहला खर्चा क्या है? परचेज ऑफ गुड्स। गुड्स खरीदना आपका बार बार होने वाला खर्चा है। अगर आपकी मिठाइयों की दुकान है ना, तो आप लोग दूध, मावा और चीनी बार बार खरीदोगे। अगर आपका जनरल स्टोर है तो आप आटा, दाल, चावल बार बार खरीदोगे, बेच के दोबारा फिर खरीदोगे। समझ गए? अगर आपकी स्टेशनरी की शॉप है तो आप कॉपी, किताबें, पेन, पेंसिल बार बार खरीदोगे ताकि वो बिक बिक जाए। बिक जाएंगी फिर खरीदोगे, बिक जाएंगी फिर खरीदोगे, बिक जाएंगी फिर खरीदोगे। समझ में आ रही है ना बच्चों? तो पहला खर्चा हो गया परचेज ऑफ गुड्स। मैम गुड्स को तो आपने किस में लिखवाया था? एसेट में भी लिखवाया था। अब आप उसको खर्चे में भी लिखवा रहे हो। ये तो आपने कंफ्यूज कर दिया हमें कि गुड्स एसेट होती है या खर्चा होता है। प्लीज मेरी बात सुनो। हमने साल भर में 20 लाख का माल खरीदा, ये हमारा क्या है? खर्चा। और उसमें से 2 लाख का माल अभी भी बचा पड़ा है साल के आखिरी में। जब आखिरी दिन आया साल का, ईयर का लास्ट डे आया, तो 2 लाख का माल अभी भी बचा पड़ा है। वो हमारी क्या है बताओ? एसेट है। वो हमारी क्या है बताओ? क्योंकि वो हमारे फ्यूचर में काम आएगा। समझ में आ रही है बात? ये नहीं आ रही है? क्लियर हो गई? मेरी क्या है? शर्टों की शॉप है। तो मैंने साल भर में 50 लाख की शर्ट खरीदी। वो मेरा क्या है? एक्सपेंस। क्या है मेरा? उसमें से 5 लाख 45 की बिक गई, 5 लाख की बची पड़ी है, वो मेरी क्या हो गई? एसेट। इसलिए गुड्स या स्टॉक आपका खर्चा भी होता है और ये आपकी एसेट भी होती है। जो साल भर में परचेज किया वो खर्चा है, और जो साल के लास्ट में बचा पड़ा है वो एसेट है। मेरी आइसक्रीम की शॉप है, आइसक्रीम बनाती है, लेट्स सपोज करो आइसक्रीम की फैक्ट्री है। साल भर में मैंने जितना भी दूध खरीदा, जितना भी मिल्क खरीदा, या जितना भी कस्टर्ड पाउडर खरीदा, या फिर जितना भी मैंने शुगर खरीदा, वो मेरा क्या है? खर्चा। और लास्ट डे पे जितना दूध बचा पड़ा है, या कस्टर्ड पाउडर बचा पड़ा है, या जितनी शुगर बची पड़ी है, वो मेरी क्या है? एसेट है। समझो? अब एक फैक्ट्री पकड़ के चल लो, कोई भी एक फैक्ट्री। किस चीज की फैक्ट्री बताऊं? बताओ। मैं सपोज करो स्वेटर की फैक्ट्री बना लूं। स्वेटर की फैक्ट्री में आप ऊन खरीदते हो बार बार, तो ये आपका क्या है? खर्चा। क्या है आपका? खर्चा। अब ऊन लाते हो आप कश्मीर से। कहां से लाते हो? तो कश्मीर से उड़ के तो आएगी नहीं ऊन, भाड़ा लगेगा आने का। तो उसे कहते हैं कैरेज इनवर्ड। क्या कहते हैं? या फिर फ्रेट इनवर्ड। क्या कहते हैं? फ्रेट इनवर्ड। ये हमारा होता है माल लाने का भाड़ा। माल लाने का भाड़ा। भाड़ा ही वर्ड यूज है, किराया वर्ड यूज नहीं है यहाँ पे। भाड़ा ही वर्ड यूज है, किराया वर्ड यूज नहीं है। हम भाड़ा ही बोलते हैं इसको। हिंदी वर्ड है भाड़ा। आप सोचते हो हरियाणवी वर्ड है भाड़ा, नहीं, वो हिंदी ही वर्ड है। समझ गए ना? माल लाने का भाड़ा। क्लियर हो गई ना मेरी बात? जब हम सामान खरीदते हैं, ऊन लाएंगे तो ऊन लाने का भाड़ा लगेगा। दूध लाएंगे तो दूध लाने का भाड़ा लगेगा। क्योंकि आपको पता है फैक्ट्रियों में जो दूध आता है वो बड़े बड़े ट्रक और टेम्पूज में आता है। समझ में आ रही है बात? ये नहीं आ रही है? तो जो भी हम सामान लाएंगे उसका क्या लगेगा? भाड़ा। स्वेटर बनाने की फैक्ट्री है तो ऊन लाने का भाड़ा लगेगा। ऊन बार बार खरीद रहे हो तो उसका भाड़ा बार बार लग रहा है ना? आइसक्रीम बनाने की फैक्ट्री है तो दूध बार बार खरीद रहे हो तो उसका भाड़ा भी बार बार लग रहा है। अब समझो, जब दूध हमने बना लिया, आइसक्रीम बना ली, तो आइसक्रीमों को हमें शॉप पर भी पहुंचाना है, अलग अलग शॉप पर भी पहुंचाना है। तो हमारा क्या लगेगा? कैरीज आउटवर्ड। क्या लगेगा? कैरीज आउटवर्ड। या जिसे क्या कहते हैं? फ्रेट आउटवर्ड। क्या कहते हैं इसे? फ्रेट आउटवर्ड। इसका मतलब होता है माल ले जाने का भाड़ा। समझ गए या नहीं समझ गए? कौन सा भाड़ा? माल ले जाने का भाड़ा। क्लियर हो गई? प्लीज एक सेकंड होल्ड करना। सुनिए ध्यान से।
हाँ जी, मैं क्या कह रही हूं, अगर हम लोग सपोज करो स्वेटर बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, तो ऊन लाएंगे, उसका भाड़ा लगेगा, फिर ऊन से क्या बन जाएंगे, स्वेटर, तो स्वेटर बनाएंगे तो लेके जाएंगे दुकानों पे, तो उसका भाड़ा लगेगा। अगर हम आइसक्रीम बना रहे हैं तो दूध लाएंगे, लाने का भाड़ा लगेगा, फिर आइसक्रीम बना के हमें शॉप पर भी तो पहुंचानी पड़ेगी, तो आइसक्रीम ले जाने का भाड़ा लगेगा। तो ये सारे खर्चे हमारे बार बार होते हैं। अब एक बात बताओ, कौन बनाते हैं ये सब चीजें, स्वेटर या आइसक्रीम, वर्कर, तो वर्करों को क्या देने पड़ते हैं, वेजेस या सैलरी, वो भी हर महीने देने पड़ते हैं, वो भी हमारा क्या हो गया, खर्चा। जो मेहनत का काम करते हैं उनको वेजेस देते हैं, और जो दिमाग का काम करते हैं उनको सैलरी देते हैं। यानी कि जो मशीनों पे काम करते हैं उनको वेजेस देते हैं, और जो जैसे अकाउंटेंट होते हैं या फिर मैनेजर होते हैं उनको क्या देते हैं, सैलरी देते हैं। समझ में आ रही है ना बच्चों। उसके बाद जिन मशीनों पे बनेगी उसमें क्या लग जाएगी, पावर या इलेक्ट्रिसिटी, क्या लग जाएगी, भाई मशीनें ऐसे ही तो चलेंगी नहीं, पावर से चलेंगी, तो पावर से क्या, पावर भी हमारा खर्चा हो गया क्योंकि बार बार होगा, और इलेक्ट्रिसिटी भी हमारा क्या हो गया, खर्चा, हर महीने बिल पे करना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी का। अगला जो खर्चा है वो है डेप्रीशिएशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट खर्चा है डेप्रीशिएशन, यानी कि घिसावट। अब सुनो, एक मशीनरी हमने 10 लाख की खरीदी, वो हमारा खर्चा नहीं है क्योंकि मशीनरी हम एक ही बार खरीदते हैं, मशीनरी हम कितनी बार खरीदते हैं, तो वो हमारा खर्चा नहीं है। कितने की मशीनरी खरीदी, 10 लाख की, वो हमारा खर्चा नहीं है। लेकिन उस मशीनरी की वैल्यू हर साल 1 लाख रुपए क्या हो रही है, कम हो रही है, तो उसे कहते हैं डेप्रीशिएशन, वो हमारा क्या है, खर्चा है। समझ में आ रही है बच्चों। ये बोर्ड मैंने एक ही बार में 2 लाख का खरीदा, तो ये मेरा खर्चा नहीं है, लेकिन हर साल इसकी वैल्यू 40,000 50,000 रुपए क्या हो रही है, कम हो रही है, तो ये मेरा क्या है बताओ, खर्चा है। समझ में आ रही है बात, ये नहीं आ रही है, क्लियर हो गई। तो आपका जो है एसेट आपका खर्चा नहीं होती क्योंकि एक बार खरीदते हो, पर एसेट की वैल्यू जो धीरे धीरे कम होती है ना, उसे क्या कहते हैं, डेप्रीशिएशन, वो आपका क्या होता है, खर्चा होता है। समझ में आ रही है बात, ये नहीं आ रही है। ये मोबाइल मैंने खरीदा सपोज करो 50,000 रुपए का, तो ये मेरा खर्चा नहीं है क्योंकि एक ही बार खरीदा है, लेकिन इस मोबाइल की वैल्यू हर साल 10,000 रुपए क्या हो रही है, कम हो रही है, तो जो इस मोबाइल की वैल्यू 10,000 रुपए कम हो रही है वो क्या है, मेरा खर्चा है, क्योंकि वो हर साल कम हो रही है, और उसको हम क्या कहते हैं, डेप्रीशिएशन। वैल्यू कोई एक साल तो कम होती नहीं, वो हर साल कम होती है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, डेप्रीशिएशन। बोलो बात समझ में ना। एक एसी मैंने 30,000 का खरीदा, कितने का खरीदा, 30,000 का। लेट्स सपोज करो वो 5 साल चलेगा, कितने साल चलेगा, तो एक साल में उसकी वैल्यू कितनी कम हो गई, 6,000, ये 6,000 क्या कहलाएगा, डेप्रीशिएशन, और ये हमारा खर्चा है। समझ गए या नहीं समझ गए। और बताइए खर्चा क्या क्या हो सकता है बताओ। और खर्चा हो सकता है लीगल एक्सपेंसेस, कानूनी खर्चे। आपको पता है बिजनेस में खरीद बेच चलती रहती है, तो कॉन्ट्रैक्ट बनाने होते हैं लगातार, आज हमने उससे खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया है, आज हमने उससे सामान बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया है। जब हम कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो वो किसके थ्रू बनाते हैं, लॉयर के थ्रू बनाते हैं, और लॉयर इसके लिए क्या लेता है, फीस लेता है, तो ये क्या कहलाएंगे, लीगल एक्सपेंसेस। क्योंकि बिजनेस में कॉन्ट्रैक्ट बनते ही रहते हैं तो लीगल एक्सपेंसेस भी बैंक बिजनेस में जाते ही रहते हैं। अगला खर्चा है बैंक चार्जेस। अगला खर्चा क्या है, बैंक चार्जेस। देखो बिजनेस को बैंक के थ्रू बहुत डील करना पड़ता है, बहुत सारी डीलिंग। हम आम आदमी है, मैंगो पीपल, मैंगो पीपल है ना आम आदमी, मैंगो मतलब आम, पीपल मतलब आदमी, हम लोग आम आदमी है, हमसे ही बैंक जो है एटीएम वगैरह के 150 रुपए हर महीने काट लेता है। तो बिजनेस तो पता नहीं कितनी बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन करता है, तो बैंक अपने क्या लेता है, चार्जेस हर महीने लेता है, तो वो भी बिजनेस के लिए क्या हो गया बताओ, खर्चा हो गया। समझ में आ रही है ना। अगला बिजनेस के लिए खर्चा हो गया, अगला बिजनेस के लिए खर्चा हो गया, यस, टैक्सेस एंड ड्यूटीज। टैक्सेस एंड ड्यूटीज, टैक्सेस का दूसरा नाम ड्यूटीज भी है। बिजनेस को लगातार टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, लगातार ड्यूटीज पे करनी पड़ती है। जैसे बाहर से माल मंगवाते हैं तो कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है, बाहर से माल बनाते हैं कौन सी ड्यूटी देनी पड़ती है, समझ में आई ना। दुबई में सोना 40,000, इंडिया में सोना 50,000, ऐसा पता है क्यों है, दुबई से 40,000 में मिलता है, फिर 10,000 रुपए इंडिया की गवर्नमेंट क्या लगा देती है, कस्टम ड्यूटी लगा देती है, तो वो गोल्ड कितने में पड़ता है, 50,000 में। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है ना। सामान बनता है तो एक्साइज ड्यूटी लग जाती है, बिकता है तो सेल्स टैक्स लग जाता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स लग जाता है, तो अलग अलग तरीके की गवर्नमेंट क्या लगा देती है, टैक्स लगा देती है, तो वो टैक्स भी आपका क्या है, खर्चा। अगला खर्चा है रिपेयर एंड मेंटेनेंस। बच्चों बिजनेस में रिपेयर और मेंटेनेंस होती रहती है, समझ गए।
अभी हमने पूरी वायरिंग चेंज कराई इंस्टीट्यूट की, राइट, ताकि गर्मियां आ रही है दोबारा आग वाग ना लग जाए कहीं पे, हम पूरा ध्यान रखते हैं बच्चों का। तो अभी वायरिंग पूरी चेंज कराई इंस्टीट्यूट की, तो वो जो है रिपेयर एंड मेंटेनेंस में चला गया, राइट। अभी वो कैमरे का ढक्कन खो गया, वो भी रिपेयर एंड मेंटेनेंस में चला गया। पिछले महीने किसी ने मेरी चेयर तोड़ दी, तो वो भी रिपेयर एंड मेंटेनेंस में चला गया। तो हर महीने रिपेयर एंड मेंटेनेंस में कुछ ना कुछ जाता ही रहता है। मेरी छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन में इतना पैसा रिपेयर एंड मेंटेनेंस में जाता है, तो सोचो बड़े बिजनेस में रोज कितनी रिपेयर एंड मेंटेनेंस होती होगी। तो वो भी आपका लगातार क्या होता है बताओ, खर्चा होता है। समझ में आ रही है बात, ये नहीं आ रही है? उसके बाद अगला खर्चा है बच्चों, अगला खर्चा है रेंट पेड। अगर आपकी बिल्डिंग अपनी है, बिल्डिंग क्या है, तो उस पर लगेगा डेप्रिसिएशन। आपने 50 करोड़ की बिल्डिंग खरीदी, 1 करोड़ वैल्यू हर साल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन अगर बिल्डिंग किराए की है तो आपको क्या देना पड़ेगा, रेंट। तो रेंट पेड आपका क्या है, खर्चा, हर महीने देना पड़ेगा। अपनी है तो डेप्रिसिएशन लगेगा, किराए की है तो रेंट देना पड़ेगा। एसी मेरा अपना है तो हर साल उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम, उसे क्या कहेंगे, डेप्रिसिएशन। और अगर एसी किराए का है तो मुझे क्या देना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा। वो मेरा खर्चा हो गया। और खर्चा हो गया कमीशन पेड। क्या हो गया, कमीशन अक्सर पेड करता है बिजनेस। बिजनेस का तो ये रूटीन का काम है। वैसे मैं नहीं करती ऐसा, पर एग्जांपल दे रही हूँ, एग्जांपल के तौर पे मैं कहती हूँ अगर एक स्टूडेंट मेरे लिए लाओगे तो मैं आपको 1000 रुपीज दूंगी, तो ये मैंने आपको क्या दे दिया, कमीशन दे दिया। क्या दे दिया, कमीशन। तो ये कमीशन पेड भी क्या हो गया बताओ, खर्चा। ऐसे ही बिजनेस में क्या होता है, सेल्समैन होते हैं। कौन होते हैं, सेल्समैन। तो सेल्समैन को बिजनेस बोलता है कि इतना प्रोडक्ट बेचोगे तो हम इतने परसेंट आपको क्या देंगे, कमीशन। और वो कोई बहुत बुरी बात भी नहीं है, सेल्स प्रमोशन के लिए हर बंदा करता ही है। तो कमीशन पेड भी क्या हो गया बताओ, खर्चा हो गया। समझ में आ रही है, इंसेंटिव्स बोलते हैं उनको एक तरीके का। और ये हर बिजनेस में चलता है, ये कोई बुरा भी नहीं है, राइट। हम कमाए और हमारे साथ कोई और भी कमाए, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। सपोज करो अगर मैं तो ये ऑफर नहीं करी, मैं ये ऑफर कर दूं कि एक बच्चा लाओगे तो मैं इतनी कमीशन दूंगी, तो मैं कमाऊं और मेरे साथ आप लोग भी कमाओ, तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? तो कमीशन पेड भी आपका क्या होता है बताओ, खर्चा। आपके साथ किसी और को भी रोजगार मिले तो इससे बढ़िया चीज कुछ नहीं होती लाइफ में। रेंट पेड, कमीशन पेड। और क्या, अगर लोन लिया है तो आपको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पेड भी आपका क्या हो गया बताओ, खर्चा हो गया। समझ गए या नहीं समझ गए? और बताओ खर्चा क्या हुआ, कितने तक करा दिए, 12। और बताओ क्या खर्चा हो गया, 13। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, ये भी बिजनेस देता ही रहता है। इवन हमारे इंडिया में तो काम ही नहीं चलता जब तक डेटर आपसे क्या ना ले ले, डिस्काउंट ना ले ले। समझ गए? अगर आपके पास एक डेटर आया, आप भी आए हो मेरे पास, आपने पूछा मैम फीस कितनी, मैंने कहा 15,000 रुपए ईयर की। आपने कहा मैडम 2,000 रुपए फीस क्या कर लो, कम कर दो। 3,000 रुपए फीस क्या कर दो, कम कर दो। 5,000 रुपए फीस क्या कर दो, कम कर दो। मैं भी सोचती हूँ चलो यार बच्चे पढ़ ले, कोई बात नहीं, कम कर देते हैं। बात समझ में आ रही है? तो मैंने आप लोगों को क्या दे दिया, डिस्काउंट। और बिजनेस में डिस्काउंट देना ही पड़ता है। तो ये आपका क्या होता है बताओ, खर्चा। क्या होता है ये आपका, खर्चा। तो अगर आप किसी को डिस्काउंट दे देते हो। अगला खर्चा है बैड डेट। बैड डेट यानी कि बुरे डेटर। डिस्काउंट तो आपने अपनी मर्जी से दिया था, लेकिन ये लोग आपकी फीस लेके भाग गए। समझो मेरी बात, समझो। आप लोगों ने कहा मैम 1,000 रुपए कम कर दो। मैंने कहा ओके, 1,000 रुपए क्या कर दिए, कम कर दिए। तो मेरा ये क्या हो गया, डिस्काउंट अलाउड। ये मेरा क्या हो गया बताओ, खर्चा। बोलो ठीक है। लेकिन इसमें से भी सक्षम मेरे 15,000 रुपए लेके भाग गया, तो ये क्या हो गया बताओ, मेरे बैड डेट। ये मेरा क्या हो गया बताओ, एक्सपेंसेस हो गया। और बिजनेस में होता ही रहता है। मुझे पता है अगर मेरे पास 200 बच्चे आते हैं तो एक दो बच्चा तो ऐसा निकलेगा ही निकलेगा जो पढ़ेगा 15 दिन 20 दिन और भग जाएगा। करता है, मैम पापा की सैलरी लास्ट में आएगी, लास्ट में देंगे, और लास्ट में चला जाता है। समझ में आ रही है ना? तो उसे क्या कहेंगे हम, बैड डेट। क्या कहेंगे हम, बुरे डेटर। वो हमारा क्या होता है बताओ, खर्चा। बिजनेस का पार्ट है डिस्काउंट अलाउ भी करना और बैड डेट भी होना। अगला खर्चा है जो बिजनेस में होता रहता है, दैट इज एडवर्टाइजमेंट। क्या है, एप्सोडेंट का एड रोज आता है टीवी पे, एडवर्टाइजमेंट। तो ये भी क्या है, खर्चा। अगला खर्चा है आपका फ्री सैंपल। बिजनेस में फ्री सैंपल बटते ही रहते हैं। आपको पता है जब मैं छोटी थी ना, मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। उस टाइम घर में लेडीज है ना, निरमा वॉशिंग पाउडर आया करता था एक, उससे कपड़े धोया करती थी। निरमा वॉशिंग पाउडर है ना, उससे कपड़े धोया करती थी। कौन, लेडीज।
उस टाइम सर्फ एक्सल नया नया आया था, मैं 5th या 6th में थी, मुझे याद है। सर्फ एक्सल वालों ने पूरे इंडिया में 1.5 यानी कि 1.5 रुपए के क्या बांटे थे, पाउच बांटे थे। क्या बांटे थे, पाउच बांटे थे। समझ में आ रही है बात या नहीं? और लेडीज को इतना पसंद आया था। आज सर्फ एक्सल की इतनी बड़ी ब्रांड हो चुकी है कि मम्मी को कोई सा भी वॉशिंग पाउडर मंगवाना हो, मम्मी ये कहती है निरमा वाला सर्फ लाइयो, व्हील वाला सर्फ लाइयो। जबकि सर्फ एक अलग तरीके का वॉशिंग पाउडर है और निरमा एक अलग तरीके का वॉशिंग पाउडर है और व्हील अलग तरीके का वॉशिंग पाउडर है। सर्फ लोगों के मुंह पे ऐसे चढ़ गया सर्फ कि वो हर एक वॉशिंग पाउडर को क्या बोलते हैं, सर्फ ही बोलते हैं। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? तो उन्होंने फ्री सैंपल के से ये बढ़ाई थी ये चीज। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? अब जैसे एक बात बताओ, एक और एग्जांपल बताती, कोलगेट कितना चढ़ा हुआ है लोगों के जुबान पे। कोलगेट एक तरीके का क्या है, टूथपेस्ट है। हमको ये कहना चाहिए कोलगेट वो वाला टूथपेस्ट लाना, पेप्सोडेंट वाला टूथपेस्ट लाना, क्लोजअप वाला टूथपेस्ट लाना। और मम्मी पता है क्या कहती है, बेटा आज तो पेप्सोडेंट वाला कोलगेट ले आइयो। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? तो कुछ ब्रांड इतनी ज्यादा हमारे मुंह पे चढ़ी हुई है कि हम उस प्रोडक्ट को उस मैग के नाम से ही जाने लगे। जैसे मैगी, मैगी खानी हो ना, अगर हमें yippee भी खानी हो तो अक्सर बच्चे सुनते हैं कि yippee वाली मैगी ले आना। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? राइट। जबकि उसको नूडल्स बोलना चाहिए कि yippee वाले नूडल्स ले आना और मैगी वाले नूडल्स ले आना। समझ में आ रही है ना? तो फ्री सैंपल से सर्फ एक्सल ने इतना लोगों के माइंड पे चढ़ाया था, सर्फ एक्सल ने, कि आजकल अधिकतर लोग क्या यूज करते हैं, सर्फ एक्सल यूज करते हैं। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? तो ये क्या है बताओ, फ्री सैंपल। फ्री सैंपल भी हमारा खर्चा हो गया। अगला खर्चा हो गया हमारा लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट। आग लग गई और चोरी हो गई। बिजनेस में होता ही रहता है आग लगना और चोरी होना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप किसी मॉल वाले से पूछ के देखो, वो यूं कहेगा मैम 150 रुपए का आइटम तो उठ ही जाता है बिजनेस में से। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लॉस बाय फायर, लॉस बाय ट्रैप। अगला खर्चा है लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। एक एसेट मैंने, एक एसी मैंने 30,000 का खरीदा। कितने का खरीदा? और अगर वो मैंने 28,000 का बेच दिया, कितने का बेच दिया, तो 2,000 का मुझे क्या हो गया, लॉस। तो वो लॉस मेरा क्या हो गया बताओ, खर्चा। कितने का एसी खरीदा बताओ, 30,000 का, और बेच दिया कितने में, 28 में। तो 2,000 का मेरा क्या हो गया, लॉस। वो लॉस मेरा क्या हो गया, खर्चा। अगला मेरा खर्चा है बच्चों क्या, चैरिटी या डोनेशन। एग्जैक्टली, चैरिटी या डोनेशन। बिजनेस में डोनेशन करते ही रहते हैं। निहार शांति आंवला केश तेल, इसका 2% जाता है बच्चों की शिक्षा के लिए। सुना है ना? यानी कि वो निहार शांति आंवला वाले अपनी सेल का 2%, सेल का नहीं प्रॉफिट का, प्रॉफिट का 2% बच्चों की पढ़ाई के लिए खर्च करते हैं। समझ में आ रही है? हाँ, करते हैं बेटा। आजकल है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग आई है एक। कौन सी अकाउंटिंग? सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। उसमें गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया हर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन पे कि उनको अपनी नेट प्रॉफिट का 2% गरीबों के लिए खर्च करना ही पड़ेगा। तो ये जो निहार शांति आंवला करते हैं ना वाले 2% बच्चों की शिक्षा के लिए, वो मजबूरी में करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या लगा रखी है, कंपल्शन लगा रखी है। समझ में आ रही है? इसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं, CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट मतलब कंपनियों की, सोशल मतलब समाज की तरफ, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी। तो हर कंपनी को अपने प्रॉफिट का 2% समाज के लिए खर्च करना पड़ता है गवर्नमेंट की कंपल्सन के कारण। गवर्नमेंट के कंपल्शन के कारण। तो निहार शांति आंवला केश तेल वाले भी, चाहे उनका मन करे या ना करे, उनको 2% खर्च करना ही पड़ेगा। ये बात अलग है, उसको उन्होंने ऐड में भी डाल दिया। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? उस चीज का भी वो ऐड खा रहे हैं, राइट ना? तो ये किस नाम से जाता है, चैरिटी और डोनेशन। और बिजनेस में ये खर्चा भी होता ही रहता है। समझ में आ रही है ना? अगला जो बिजनेस का खर्चा है, अगला जो बिजनेस का करता है जनरल एक्सपेंसेस। कौन सा एक्सपेंसेस? 10 रुपए की चाय मंगवाई, 10 रुपए की कॉफी, 10 रुपए की झाड़ू, 10 रुपए का पोछा, ऐसे करके हमने 500 रुपए के खर्चे कर दिए। क्या सबको अलग अलग बुक करें? नहीं, उन सबको इकट्ठा बुक कर देते हैं। किस नाम से? जनरल एक्सपेंसेस के नाम से, या मिसलेनियस एक्सपेंसेस के नाम से। किस नाम से? इससे, या फिर पेटी एक्सपेंसेस के नाम से। कौन से एक्सपेंसेस के नाम से? इसका मतलब होता है छोटे छोटे खर्चे। कौन से खर्चे?
छोटे छोटे खर्चे, छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल खर्चे, राइट। और अगला जो लास्ट बिजनेस का खर्चा जो मुझे ध्यान आ रहा है, दैट इज इंश्योरेंस प्रीमियम। क्या है? इंश्योरेंस प्रीमियम। आप बिजनेस में आपको लगातार डर रहता है कि आग ना लग जाए और चोरी ना हो जाए, तो आप बिजनेस का क्या करा के रखते हो? इंश्योरेंस। उसका आपको क्या देना पड़ता है? प्रीमियम। तो वो खर्चा भी आपका हर महीने जाता है, इंश्योरेंस प्रीमियम। बच्चों, क्या आपको एक्सपेंसेस में कोई प्रॉब्लम लगी? ये हमारी कौन सी लिस्ट है बताओ? एक्सपेंसेस की। कौन सी लिस्ट है बताओ आपकी? एक्सपेंसेस की। तो बच्चों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ये पूरा एक्सपेंसेस लिस्ट हो गई। ठीक है ना बच्चों? ओके। इसके बाद हम बात करते हैं रिवेन्यू की। किसकी बात करते हैं? मैंने एक्सपेंसेस यहां लिखवाया, तो यहीं पर मैं आपको अपने रिवेन्यू लिखवा रही हूं, आमने सामने। रिवेन्यू आमने सामने हो तो चीजें ज्यादा बेटर समझ में आती है। मुझे बताओ, परचेज ऑफ गुड्स आपका खर्चा है? परचेज ऑफ गुड्स आपका खर्चा है, तो सेल्स ऑफ गुड्स आपकी क्या है? इनकम। सिंपल सी बात है। सेल्स ऑफ गुड्स आपकी क्या है? इनकम। इनकम ही समझ लो थोड़ी देर के लिए रिवेन्यू में। रिवेन्यू और इनकम वैसे तो अलग अलग होते हैं, पर कुछ टाइम के लिए समझ लो इनकम का ही दूसरा नाम क्या है? रिवेन्यू। जो गया वो खर्चा, जो आया वो रिवेन्यू। समझ में आ रही है ना बच्चों? आपने दूध खरीदा, खर्चा है, लेकिन उसकी आइसक्रीम बना के बेचा, वो आपकी इनकम है। समझ में आ रहा है? बिजनेस के लिए चाहे माल लाने का भाड़ा हो चाहे ले जाने का भाड़ा हो, खर्चा ही होता है। इनकम तो कभी हो ही नहीं सकती जब तक कि आपका बिजनेस ही ट्रकों का ना हो। अगर ट्रकों का बिजनेस होगा तो वो बात अलग है, लेकिन भाड़ा, लाने का भाड़ा हो चाहे ले जाने का भाड़ा हो, हमेशा खर्चा ही होता है। बिजनेस के लिए सैलरी हमेशा खर्चा ही होता है, इनकम कभी नहीं हो सकती, क्योंकि बिजनेस कोई व्यक्ति तो है नहीं कोई जॉब करके सैलरी कर लेगा। बिजनेस का मालिक सैलरी कमा सकता है, लेकिन बिजनेस कभी सैलरी नहीं कमा सकता। और आपको मैंने पहली क्लास में बताया है, बिजनेस अलग है, ओनर अलग है। ये हम खर्चे किसके रिकॉर्ड कर रहे हैं? बिजनेस के। रिवेन्यू किसके रिकॉर्ड कर रहे हैं? बिजनेस के। समझ में आ रही है बच्चों? तो वेजेस हमेशा बिजनेस पे ही करता है, कभी रिसीव नहीं करता। कहीं जॉब तो कर नहीं सकता, वो कोई व्यक्ति तो है नहीं, मतलब नेचुरल पर्सन नहीं है ना, जॉब कर लेगा, है ना, आर्टिफिशियल पर्सन है, हमने बनाया है। बिजली का बिल भी हमेशा क्या होता है? खर्चा। डेप्रिशिएशन ही होता है, एसेट की वैल्यू क्या होती है? कम। अप्रिशिएट भी होती है कभी कभी, वो हम थोड़ा सा बड़े हो जाएंगे ना जब पढ़ेंगे। फिलहाल सिर्फ ये मानो कि डेप्रिशिएशन खर्चा ही होता है। लीगल एक्सपेंसेस, कानूनी खर्चे भी खर्चे ही होते हैं। टैक्सेस एंड ड्यूटीज भी खर्चे ही होते हैं। रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी खर्चे होते हैं। लेकिन रेंट पेड होता है तो बिजनेस को रेंट रिसीव भी होता है, तो ये आपके रेवेन्यू हो गया। रेंट पेड होता है तो रेंट रिसीव भी होता है। मैम रेंट पेड कहाँ पे होता है? सपोज करो मैंने पूरा कोचिंग 1 लाख रुपए किराए पे ले रखा है, तो वो मेरा क्या है? रेंट पेड। इसमें जो 4-5 रूम है वो 20-20 हजार रुपए किराए पे दे रखे हैं अदर टीचर्स को। पूरा 1 लाख में ले रखा है तो वो मेरा क्या है? रेंट पेड। और बाकी जो रूम है वो 20-20 हजार रुपए किराए पे दे रखे हैं, तो वो मेरा क्या हो गया? रेंट रिसीव। वो मेरी क्या हो गई? इनकम। समझ में आ रही है? ये रिवेन्यू। कमीशन पेड होता है बिजनेस में, तो कमीशन रिसीव भी होता है। कमीशन पेड होता है तो कमीशन रिसीव। एक बात बताओ, अगर मेरा प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस है तो मैं जिसका घर बिकवाऊंगी मुझे क्या मिलेगा? कमीशन। बिजनेस में इंटरेस्ट पेड होता है तो इंटरेस्ट रिसीव भी होता है। मानते हो? अगर आपने लोन लिया है तो आपको ब्याज देना पड़ेगा, और अगर आपने एफडी कराई हुई है, फिक्स डिपॉजिट कराया हुआ है, तो आपको ब्याज मिलेगा। अगर डिस्काउंट अलाउड टू डेटर होता है तो डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर इनकम भी होती है। ये बात समझ में आई? प्लीज मेरी बात सुनो। अगर मैंने तुमसे 10,000 रुपए फीस लेनी है और मैंने तुम्हें 2,000 रुपए का क्या दे दिया? डिस्काउंट। क्या दे दिया? तो मैंने 2,000 का डिस्काउंट दिया, मेरे लिए क्या हुआ? खर्चा। और तुम्हें 2,000 का डिस्काउंट मिला, तो तुम्हारे लिए क्या हो गया? रेवेन्यू। समझ में आ रही है ना बच्चों? तो डेटर को जो डिस्काउंट देते हो वो खर्चा है, और क्रेडिटर से अगर डिस्काउंट मिले तो वो आपकी क्या है? इनकम। मान लिया मैं नई सड़क से बुक खरीद के लाई और तुमको बेच दी। नई सड़क से बुक मुझे पड़ी थी 1 लाख की, पर मैंने पेमेंट की सिर्फ 90,000, तो मुझे 10,000 का क्या मिल गया? डिस्काउंट। तो वो मेरी क्या हो गई बताओ? इनकम। बैड डेट खर्चा है, तो बैड डेट रिकवर्ड मेरी क्या है? इनकम। अगर तुम लोग मेरे पैसे लेके भाग गए
और मैंने तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में क्या कर दिया, केस, और तुम लोग वो मेरे केस हार गए, तो तुमने मुझे पैसे दे दिए ना वापस, तो मेरे बैड डेट थे वो क्या हो गए, रिकवर्ड, तो वो मेरी क्या हो गई, इनकम। बैड डेट मेरा खर्चा है तो बैड डेट रिकवर्ड मेरी क्या हो गई, इनकम। कमीशन, उसके बाद आगे क्या है, एडवर्टाइजमेंट तो हमेशा खर्चा ही होता है, फ्री सैंपल खर्चा होता है, लॉस बाय फायर खर्चा है, तो इंश्योरेंस कंपनी से जो पैसा मिला वो मेरी क्या है, इनकम या रिवेन्यू। भाई आग लग गई, अगर मैंने इंश्योरेंस करा रखा है, इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रखा है, तो मुझे इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलेगा ना। मान लिया सेंटर में आग लग गई, 5 लाख की एसेट का नुकसान हो गया, तो 5 लाख रुपए मुझे इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएंगे ना, तो वो मेरा क्या हो गया, रेवेन्यू। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट खर्चा है, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट क्या है, इनकम। एक 10,000 की एसेट मैंने 8,000 में बेची, 10,000 की एसेट मैंने कितने में बेची, तो 2,000 का लॉस हो गया, खर्चा है। तो 10,000 की एसेट अगर मैंने 12 में बेची तो 2,000 का मुझे क्या हो गया, प्रॉफिट, तो वो मेरी क्या हो गई, इनकम, रिवेन्यू। और उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस भी खर्चा होता है और इंश्योरेंस प्रीमियम भी खर्चा होता है। एक और इनकम लिख लो, डिविडेंड रिसीव, क्या होती है, अगर मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं, क्या खरीद रखे हैं, तो वो कंपनी मुझे प्रॉफिट में से क्या देगी, हिस्सा। अगर मैंने रिलायंस के शेयर खरीद रखे हैं तो रिलायंस अपने प्रॉफिट में से मुझे पार्टिसिपेट कराएगी, मेरे को भी शेयर देगी। ये बात अलग है, मुकेश अंबानी को बड़ा शेयर मिलेगा और मुझे छोटा सा शेयर मिलेगा। समझ में आ रही है ना बच्चों। अगर मैंने टाटा के शेयर खरीद रखे हैं तो टाटा मुझे अपनी इनकम में से हिस्सा देगी। समझ में आ रही है बात, ये नहीं आ रही है। तो आपको डिविडेंड रिसीव भी आपकी क्या होती है, रिवेन्यू या इनकम। अब बताओ मुझे, क्या आपको एसेट समझ में आई, क्या आपको लायबिलिटी समझ में आई, क्या आपको इनकम समझ में आई, रिवेन्यू, क्या आपको एक्सपेंस समझ में आया, और क्या आपको कैपिटल समझ में आई। ओके फाइन। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं और फिर इस क्लास को ओवर करते हैं। बेसिक टर्म्स खत्म हो जाएंगे, इसके बाद नहीं, बेसिक अकाउंटिंग टर्म चैप्टर नंबर 2 खत्म नहीं होगा, लेकिन चैप्टर नंबर 2, 1st, 3rd, 4th, 5th, 8th, 12th, 19th, कोई भी चैप्टर पढ़ने के लिए जो बेसिक आपको सीखना पड़ता है ना, वो आपको खत्म हो जाएगा। इसके बाद आप लाइफ में कोई भी चैप्टर पढ़ोगे ना, आपको वो चैप्टर समझ में आएगा। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है। आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैम हमें चैप्टर समझ में आएगा नहीं आएगा। किसी भी टीचर से कोई भी चैप्टर पढ़ोगे, अगर आप ये एसेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस कर लेते हो। बच्चे क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 6 का है, देखो एकदम से चैप्टर नंबर 6 का ऐसे ही उठाया है, मैंने शुरू नहीं करवाया चैप्टर नंबर 6, ऐसे ही करवाया है क्वेश्चन। मैं बताना चाह रही हूं कि कितना आसान है। क्लासिफाई द फॉलोइंग इन एसेट, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू। ये बताना है कि इनमें से कौन सी एसेट है, कौन सी लायबिलिटीज है, कौन सी कैपिटल है। वैसे कैपिटल एक तरीके की क्या होती है, लायबिलिटी, पर कैपिटल का हेड अलग दे दिया तो हम कैपिटल को कैपिटल में ही लिखेंगे। फिर एक्सपेंस और कौन सा रेवेन्यू है। मुझे बताओ, पहला है आइटम और फिर है नेचर और ये है सीरियल नंबर। बताओ सीरियल नंबर में पहला क्या है, लैंड, क्या है, फ्यूचर में काम आएगी, जो फ्यूचर में काम आएगी वो क्या है, एसेट। बोलो ठीक है। दूसरा नंबर किसका है, इन्वेस्टमेंट। दूसरा नंबर क्या है, किसका है, फ्यूचर में काम आएगी, हमने कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, हमने बैंक में इन्वेस्ट कर दिया, एफडी करा दी, तो फ्यूचर में काम आएगी। ये वो इन्वेस्टमेंट नहीं है जो ओनर ने बिजनेस में किया है, ये है जो बिजनेस ने बैंक में किया है। तो बिजनेस ने बैंक में एफडी कराई है तो फ्यूचर में काम आएगी, तो एसेट है। इन्वेस्टमेंट के बाद क्या है, बिल्डिंग। अगली क्या है, फ्यूचर में काम आएगी, एसेट। इंटरेस्ट रिसीव। अब ये देखो बच्चों, इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट बार बार मिलता है। अगर आपने एफडी करा रखी है तो ब्याज बार बार मिलता है, तो बार बार मिलता है तो क्या है, रेवेन्यू। बार बार पे करते हो तो एक्सपेंस, और बार बार मिलता है तो रेवेन्यू। बार बार पे करते हो तो, और बार बार मिलता है तो रेवेन्यू। इंटरेस्ट रिसीव के बाद क्या है, सैलरी। अच्छा बच्चों बताओ, ये सैलरी पेड है या रिसीव है, रिसीव नहीं है, पेड है, क्योंकि बिजनेस कभी सैलरी रिसीव कर ही नहीं सकता। प्लीज मेरी बात सुनिए, ये सैलरी पेड है या रिसीव है, पेड है, क्योंकि बिजनेस कभी सैलरी रिसीव नहीं कर सकता। तो ये हमारा क्या है बताओ, एक्सपेंस। सैलरी के बाद क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या है बताओ, बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी लायबिलिटी, जमा से ज्यादा निकालना। तो बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी क्या चली गई,
लायबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट के बाद नेक्स्ट क्या है बताओ? डेटर। डेटर को माल बेचा है और पैसे लेने हैं, फ्यूचर में काम आएंगे, तो वो आपकी क्या है? एसेट्स। डेटर क्या है आपकी? एसेट। सीरियल नंबर, आइटम, नेचर। डेटर के बाद नेक्स्ट क्या है बताओ? क्रेडिटर। क्या है आपकी? क्रेडिटर, जिनसे माल खरीदा है और पैसे देने हैं, तो ये आपकी क्या है? लायबिलिटी। फिर उसके बाद क्या है? बैड डेट। लोग पैसे लेके भाग गए, और बिजनेस में भागते ही रहते हैं लोग पैसे लेके, है ना? तो जो चीज होता ही रहता है वो क्या है? एक्सपेंस। क्या है ये? एक्सपेंस। क्योंकि बिजनेस में डेटर पैसे लेके भागते ही रहते हैं। समझ में आ रही है बात? ये नहीं आ रही? आज एक भाग जाएगा, 4 दिन बाद एक और भाग जाएगा, ऐसा होता ही रहता है बिजनेस में, और ये हमारी जेब से गया। कैपिटल। कैपिटल वैसे तो क्या है? लायबिलिटी। क्या है? पर चूंकि कैपिटल का हेड अलग से दे रखा है, इसलिए हम उसे कैपिटल में ही लिखेंगे। समझ में आ रही है ना? उसके बाद क्या है? डेप्रिसिएशन। क्या है बताओ? बताओ क्या? वो एसेट की वैल्यू का धीरे धीरे कम होना। क्या है ये हमारा? एक्सपेंस। अगला क्या है? मोटर व्हीकल। क्या है? मैं कह रही हूँ कोई भी चैप्टर करोगे वही समझ में आएगा आपको। मोटर व्हीकल क्या है आपकी? एसेट, एक बार खरीद ली फ्यूचर में काम आएगी। अगला क्या है बताओ? फ्रेट। फ्रेट मतलब भाड़ा। फ्रेट मतलब भाड़ा। भाड़ा क्या होता है? एक्सपेंस, बार बार पे करना पड़ता है। फ्रेट मतलब भाड़ा, बार बार पे करना पड़ता है। उसके बाद क्या है? वेजेस। वेजेस भी मजदूरी होती है, बार बार देनी पड़ती है, तो क्या है? एक्सपेंस। फैक्ट्री होगी तो हर महीने वेजेस देने पड़ेंगे। वेजेस के बाद क्या है? गुडविल। गुडविल मतलब फ्यूचर में काम आएगी, इज्जत, फ्यूचर में काम आएगी। क्या है? एसेट। रिपेयर। रिपेयर मेरा क्या होता है? खर्चा। खर्चा मेरा क्या है बताओ? एक्सपेंस। तो रिपेयर मेरा क्या हो गया बताओ? एक्सपेंस। क्या किसी बच्चे को कोई डाउट है? श्योर? तो ये हमारे क्या हो गए? एसेट, लायबिलिटीज, कैपिटल, रिवेन्यू एंड एक्सपेंस। एक मजे की बात और बताऊं, ये सारे क्या है बताओ? खर्चे। ये सारे क्या है? लेकिन तभी तक है जब इस साल के इस साल में ही पे कर दिए हो। अगर ये अगले साल के एडवांस में दे दो तो ये क्या बन जाती है? एसेट। और यही अगर खर्चे पे करने बाकी है तो ये क्या बन जाती है? लायबिलिटी। प्लीज मेरी बात सुनो, सैलरी आपका क्या है? खर्चा। क्या है आपका? लेकिन तभी तक खर्चा है जब इस साल की सैलरी इसी साल पे कर दो। एडवांस में दे दो तो आपकी क्या बन जाती है? एसेट। और अगर पे करनी बाकी है तो क्या बन जाती है? लायबिलिटी। समझे? रेंट पेड आपका क्या है? खर्चा। प्लीज, रेंट पेड आपका क्या है? वो तभी तक खर्चा है जब इस साल का इसी साल दे दो, है ना? रेंट पेड खर्चा, एक्सपेंस। प्रीपेड रेंट एसेट, एडवांस में पे कर दिया। और आउटस्टैंडिंग रेंट लायबिलिटी। समझे? अगर अगले साल का एडवांस देती है तो आपकी क्या बन जाएगी? एसेट। और अगर पे करना बाकी है तो क्या बन जाएगी? लायबिलिटी। बोलो बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से इनकम की बात करो। रेंट रिसीव आपकी क्या है? इनकम। क्या है? लेकिन अगर रिसीव करनी बाकी है तो आपकी क्या है? एसेट, क्योंकि फ्यूचर में काम आएगी। और अगर एडवांस में रेंट मिल गया तो आपकी क्या है? लायबिलिटी। प्लीज मेरी बात सुनिए, रेंट रिसीव क्या है? इनकम। क्या है? एक्रूड रेंट क्या है? मिलनी बाकी है। क्या है? एसेट। और एडवांस रेंट क्या है? लायबिलिटी। मतलब समझो, यही हमारा खर्चा बन सकता है, यही हमारी एसेट, यही हमारी लायबिलिटी। अगर इसके आगे पेड वर्ड है तो खर्चा है, इसके आगे प्रीपेड वर्ड है तो एसेट है, और इसके आगे आउटस्टैंडिंग वर्ड है तो लायबिलिटी है, इसके आगे रिसीव वर्ड है तो इनकम है, इसके आगे एक्रूड वर्ड है तो एसेट है, और इसके आगे एडवांस वर्ड है तो लायबिलिटी है। समझ में आ रही है बच्चों या नहीं आ रही है? क्लियर हो गई? तो ये पूरा आपका जो है खर्चा, रिवेन्यू, एक्सपेंस, रिवेन्यू, कैपिटल, एसेट और लायबिलिटी। एक क्वेश्चन होमवर्क में दे रही हूं, आपको जो ना आए तो प्लीज मुझसे पूछ लेना कि मैम ये क्या है, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगी। प्लीज मुझसे पूछना ये क्या है। ये अगला क्वेश्चन मैं क्या किसमें दे रही हूँ?
होमवर्क में। इसमें आपको छांटना है कौन सी एसेट है, कौन सी लायबिलिटी है, कौन सा कैपिटल है और कौन सा रेवेन्यू और कौन सा एक्सपेंस है। स्क्रीनशॉट ले लो और इसको किसमें करना, होमवर्क में। अगर जो पॉइंट समझ में नहीं आएगा उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। समझ में आ रही है ना बच्चों? थैंक यू सो मच, बाय।